अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान तहरीक बनी है, जिसमें मेन ज़ाहिर है पार्टनर उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसके साथ महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, दीगर छोटी जमातें हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब इसके सरबराह हैं और असद कैसर साहब के साथ वो इस वक्त लाहौर के दौरे पर हैं, जहाँ पर वो मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं बड़ी अहम नौइयत की। कल एतजाज़ एहसन के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो आज वो मंसूरा पहुँचे। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब से उन्होंने मुलाकात की है और इस मौके पर उन्होंने उनको भी दावत दी है कि वो भी इस मूवमेंट में शामिल हो जाएं। क्या इम्कानात है, इसके ऊपर बात करते हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जी एक बड़ी अहम ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ्त है। पहले ये जो केस है 8 मई को समाअत के लिए फ़िक्स किया गया था, अब इसकी समाअत 6 मई को होने जा रही है। इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ एक और सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, जो कि मुल्क छोड़ गए हैं। क्या हुआ उनके साथ, क्यों वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब गंदम बहरान के ऊपर नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ा एक एक्शन लेते हुए एक जिसको कहते हैं ना ज़िम्मेदार शख्स को हाजिर कर लिया अपने पास, और नवाज शरीफ साहब की तबीयत से मुतल्लिक भी कुछ खबर है हमारे पास। तो आज के व्लॉग में काफ़ी कुछ है जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। जो PTI की पिटिशन है बड़ी अहम, पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने से इनकार कर दिया था और फैसला उनके खिलाफ था, जिसको चैलेंज किया PTI ने सुप्रीम कोर्ट में और अपील दायर की कि ये मखसूस नशिस्तें उनका हक बनती हैं। इस मामले के ऊपर अब हम देख रहे हैं कि जनाब पहले तो समाअत हुई नहीं और अब समाअत जो है वो 6 मई को फिक्स कर दी गई। अब इसमें जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पहले ये समाअत 8 मई को मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब मज़ीद इसको पीछे करके 6 मई को इसकी समाअत रख दी गई है। ये क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? ये इसलिए इतना सिग्निफिकेंट है कि अभी कल ही के रोज़ हमने ये ख़बर आपको दी कि जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था, जिसमें वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया कि एक आइनी तरमीम के ज़रिए चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत, जुडिशल कमीशन की तश्कील और इसके साथ साथ जुडिशल जो एक तकर्री का तरीक़ाकार है उसके हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं उसको हम तरमीम करके बदलने जा रहे हैं। और इस खबर के बाद फिर जुडिशल कमीशन का वो इजलास जो था वो फ़ौरन ही मौखर कर दिया गया। तो ये ख़बर जब एक तरफ आती है तो दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो इससे जुड़ा हुआ है। मैं आपको पिछले व्लॉग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब बराह रास्त मखसूस नशिस्तों से इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें उन्हें वापस मिलती हैं तो इस सूरत में मौजूदा हुक्मरानों के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं रहेगी कि जिसके बाइस वो इस आइनी तरमीम को मुमकिन बना सकें। तो काजी फ़ायज़ साहब ने अच्छा किया खुद ही को इस बेंच से अलग रखा, क्योंकि अगर वो इस बेंच में बैठते तो सबसे पहला एतराज़ यही आता कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और आप तो बराह रास्त इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं, लिहाजा आप इस बेंच से अलग हो जाएं। तो ये अच्छा है कि उन्होंने ख़ुद को पहले ही इस बेंच से अलग कर लिया। अब ये बात कि 8 के बजाय मज़ीद 6 मई को इसकी समाअत और पहले कर दी गई है, यानी पीर के रोज़ इस अहम केस की समाअत होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर इस केस की समाअत करने जा रहे हैं। अब इस केस में पेशावर हाई कोर्ट से अब तक की समाअत में फ़र्क क्या आ चुका है? 2 चीज़ों का फ़र्क आ चुका है। पहली चीज़ तो ये है कि जब पेशावर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई थी तो उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमान में मौजूद एक पार्टी के तौर पर रजिस्टर नहीं किया था। अब जो कौमी असम्बली को, सेक्रेटेरिएट को एक पूरी लिस्ट भेजी गई है नशस्तों की तादाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ऑफिशियल जो एक लिस्ट भेजी गई है उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एक पार्लिमान की जमात के तौर पर दिखाया गया है और उनकी नशस्तें भी उनके सामने तहरीर की गई हैं। तो अब एक जो इम्पॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट हो चुकी है उस वक्त से अब तक में वो ये हो चुकी है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नुक्ता हाथ लग चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में, कि जहाँ पर वो ये क्लेम कर सकते हैं कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अब पार्लिमान में मौजूद एक जमात के तौर पर रिप्रेजेंट कर रही है, तो लिहाजा मखसूस नशस्तें अब उनका हक बनती हैं। पहले तो ये था कि वो माने ही नहीं थे कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए ही नहीं हैं,
लेकिन अब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को मान चुके हैं इलेक्शन कमीशन वाले, और अब इसी के तहत जो है हमने देखा कि इसको उन्होंने पूरे जो 83 या 84 मेंबर्स बनते हैं वो सारे उनके सामने उनकी तादाद लिख दी है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो आ चुका है हाथ में पीटीआई के, और मुझे नहीं लगता है कि ये केस बहुत लंबा चलेगा। ऑनेस्टली मेरा अपना अंदाज़ा है कि इसी हफ्ते में इस केस की समाअत मुकम्मल भी हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, और इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें वापस भी मिल सकती हैं। आने वाला ये हफ्ता 2-3 चीज़ों के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, आप नोट कर लीजिए। पहला तो मखसूस नशिस्तों का जो ये केस है इसका डायरेक्शन आपको बता देगी कि क्या मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलने जा रही हैं या नहीं मिलने जा रही। मेरा अंदाज़ा है कि मिल सकती हैं, और इससे फिर सीधी सीधी आपको ये पता चल जाएगी बात कि काजी साहब की एक्सटेंशन का रास्ता हमवार हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि दूसरी तरफ हुकूमत की ये कोशिश होगी कि फौरी तौर पर इससे पहले कि मखसूस नशिस्तों का फैसला आए उससे पहले ही इसकी अमेंडमेंट कर ली जाए मौजूदा पार्लियामान से। लेकिन अब इसमें एक रास्ते में रुकावट होगी, वो ये कि सेनेट जो है वो मुकम्मल नहीं है। तो इसके ऊपर भी क्योंकि कोई भी आपको पता है कि आईनी तरमीम होती है, कोई लॉ पास होता है तो वो कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी उसको मंजूर होना होता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि चूँकि खैबर पख्तूनख्वा से जो सेनेटर्स थे उनका इंतखाब नहीं हो सका, तो सेनेट भी आपकी मुकम्मल नहीं है। तो इस सूरत में इस बात को भी लेकर के चैलेंज किया जा सकता है पीटीआई की तरफ से कि एक हाउस तो आपका इनकम्प्लीट है, तो आप ये कानून साजी, इतनी मेजर कानून साजी 2/3 मेजॉरिटी वाली, वो कैसे कर सकते हैं। तो इस वजह एक और ये रुकावट भी होगी। लेकिन बहरहाल फिर भी हुकूमत कोशिश ये करेगी कि इसी तरीके से ये कानून साजी जल्दी हो जाए ताकि मखसूस नशिस्तों का फैसला बाद में जो मर्जी आए वो बाद में देखा जाए। ये काम हम कर गुजरे हैं। तो अगले हफ्ते में आप देख सकते हैं कि इस सिलसिले में भी कोई पेशरफ्त हो सकती है। तीसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि अगले हफ्ते में साइफर केस जो है वो कंक्लूड हो जाएगा होपफुली, क्योंकि अब प्रोसिक्यूटर ने अपने मुंह से कहा है कि उन्हें 5 घंटे मजीद चाहिए। अगर 5 घंटे वो 2 समातों में भी कर लेते हैं, यानी अगर 2 दिन 2.5 घंटे की भी समात होती है तो 5 समातें 5 घंटों का जो उनका टाइम है वो उसमें पूरा हो जाता है। तो अगले वीक में अगर 2 दिन भी साइफर केस की समात या 3 दिन भी होती है तो उस सूरत में साइफर केस कंक्लूड हो जाएगा। अब जज साहब के हाथ में होगा या तो वो फ़ौरन एक शॉर्ट फैसला सुना दें और तफसीली फ़ैसला बाद में जारी करें, और दूसरा उनके हाथ में ये होगा कि वो फ़ैसला महफूज कर लें और किसी और दिन सुना दें। दोनों सूरतों में अगर साइफर केस का कंक्लूजन भी हो जाता है और फैसला आ जाता है तो ये उस हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नंबर 1 एक तो इमरान खान साहब के ऊपर से एक केस मज़ीद ख़त्म हो सकता है। नंबर 2 ये कि शाह महमूद कुरैशी अगर इसमें बरियत मिल जाती है तो शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। तो ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा एक चैलेंज दरपेश है वो ये कि जो आपका एक सियासी लीडर जिस पे सब लोग ट्रस्ट भी करें, जो इमरान खान का लॉयल भी हो, जो बात को बेहतर अंदाज से करने का हुनर भी जानता हो, और जो इसके साथ साथ अवाम को भी बाहर निकालने और एक अवामी सियासत करने का भी आर्ट जानता हो। तो ये सब खूबियाँ शाह महमूद कुरैशी में मौजूद हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ जेल काट के उन्होंने अपनी वफादारी का सबूत भी दिया है। इसके साथ साथ वो बात करने में तो सबको, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि अपनी बेशक बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू करते हैं मुदल्लल। और तीसरी बात ये कि वो एक अवामी सियासत, अवामी लोगों के साथ जज्बा और कनेक्ट करने का भी उनमें आर्ट है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की अगर रिहाई मुमकिन होती है साइफर केस में तो ये पीटीआई के लिए बड़ा ही पॉजिटिव हो जाएगा। एक पॉजिटिव चीज़ हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि आजकल फवाद चौधरी साहब जो हैं वो खुद ही से एक सुओ मोटो एक्शन के तहत खुद ही से पीटीआई की तरफ से एक्टिव हो गए हैं। हालांकि कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आई कि जी वो वापस आ चुके हैं, लेकिन वो अपने तौर पर एक्टिव हो चुके हैं। कल भी मैंने देखा कि एतजाज़ एहसन साहब के साथ मुलाकात में वो मौजूद थे और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं कि ये बेसिकली अरेंज ही उन्होंने करवाई थी मुलाकात, वही लेके गए महमूद खान अचकज़ई साहब को भी और असद कैसर साहब को भी। उसके बाद सीनियर सहाफ़ियों से मुजीबुर रहमान शामी साहब के रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई, वहाँ पर मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से भी मुलाकात हुई। उसके साथ अब जनाब मंसूरा में वो मौजूद हैं, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से मुलाकात हुई। वहाँ पर ऑफिशियली उन्हें दावत दी गई है कि आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन जाएं जो हम इन्हें पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की मूवमेंट चला रहे हैं।
ख़बर ये आ रही है, ज़रा ये ख़बर दे रहे हैं कि जमात इस्लामी ने एक हल्की फुल्की हामी भर ली है और अब इसमें अगर जमात इस्लामी बाकायदा शामिल होती है तो ये एक और बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा मामला पीटीआई के लिए, क्योंकि उनके साथ जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही उन्हें फ़ायदा है। चौथी हमें ये भी खबर मिल रही है कि कल इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह मौलाना साहब जमहूरियत के लिए और आइन के लिए खड़े हुए हैं और मज़ामत कर रहे हैं, वो बड़ा काबिल तारीफ़ है। उन्होंने उनकी तारीफ़ की है काफ़ी। तो मौलाना साहब की अगर इमरान खान साहब तारीफ़ कर रहे हैं और मौलाना ने भी ये बात कही है कि पीटीआई से मुज़ाकरात के ऊपर हमें इनकार नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि आइंदा दिनों में ये भी हो सकता है कि मौलाना भी इनको ज्वाइन कर ले। तो अगर ये दो फोर्सेस यानी जमात इस्लामी और जमात उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम, अगर ये दोनों इस मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं तो उससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। उसकी एक वजह यह है कि जमात इस्लामी की प्रेजेंस पंजाब में भी है और चूँकि JUIF की प्रेजेंस तो आपको बलूचिस्तान में, सिंध में और KP में नज़र आती है, पंजाब में उस तरह से उनकी प्रेजेंस नहीं है। जमात इस्लामी की प्रेजेंस आपको लाहौर में भी नज़र आती है, पंजाब में भी नज़र आती है। तो इधर से इनको ये फ़ायदा भी होगा कि पंजाब में भी जो जलसे जुलूस करने हैं, क्राउड का निकलना है और ऑर्गेनाइज़ करना है, उसमें इनकी सपोर्ट इनको मिल सकती है। तो ये इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है पीटीआई को मज़ीद सीरियसली वर्क करने की ज़रूरत है। और अच्छी चीज़ ये है कि फवाद चौधरी साहब भी इस काफ़िले में, जो कि ये बातचीत का काफ़िला है, उसमें शामिल हो चुके हैं और वो ये अहलियत रखते हैं कि वो लोगों को कन्विंस करके और उन्हें अपने साथ मिलाने में, जो डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करने में, मुमासलत को बढ़ाने में, अपने साथ मिलाने में वो किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये एक दो तीन जो हैं बड़ी पॉजिटिव चीज़ें सामने आ रही हैं। देखते हैं कि बाकायदा इसका अनाउंसमेंट कब होता है। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10 मई को फैसलाबाद में जलसे का भी ऐलान किया है। तो पंजाब में अगर एक बड़ा जलसा ये होता है तो उससे बड़ा बूस्ट मिलेगा, पंजाब भी हरकत में आएगा तो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर भी बिल्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लेट्स सी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारी मूवमेंट को लेके आगे कैसे चलती है। प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, अपना वर्कर उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप सब कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, आप लोग इमरान खान की रिहाई की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान जिस तरह एग्रेसिव स्टांस लिए हुए हैं, वो कोई लचक नहीं दिखा रहे, तो उसकी वजह से भी मौजूदा लीडरशिप को ये समझ आ गई है कि ना तो वर्कर उन्हें छोड़ रहा है, ना इमरान खान उन्हें बख्श रहा है और बीच में फंस गए हैं वो। तो अब कुछ ना कुछ तो उन्हें करना ही पड़ेगा और अब वो हमें नज़र आ रहा है। पीटीआई के जो आप ऑफिशियल अकाउंट्स देखें, जो इनके जो मेन लीडर्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स देखें, तो अब वो भी काफ़ी हद तक आपको एग्रेसिव स्टेटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब एक और सहाफ़ी जनाब मुल्क छोड़ गए हैं, शाहिद असलम साहब की मैं बात कर रही हूँ। सीनियर सहाफ़ी हैं ये वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एहसासों से मुतल्लिक जो है वो ख़बर भी ब्रेक की थी और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। आपको याद होगा, बड़ी मुश्किल से इनकी जान छूटी थी, रिहाई इनकी बड़ी मुश्किल से हो पाई थी, लेकिन केस अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये एक अनोखा मुल्क है अपने तौर का कि जहाँ पर बजाय इसके कि जिसके असासे सामने आए हैं और आमदन से ज़्यादा असासे बजाय नज़र आ रहे हैं, तो पूछगछ उसकी होनी चाहिए, पकड़ा उसको जाना चाहिए कि भाई आप आके जवाब दें कि आपके ये असासे कैसे बने। उल्टा काम ये हुआ है कि जिस बंदे ने खबर दी है उल्टा उसको उठा के जेल में डाल दिया। इस किस्म का ये मुल्क है। आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर आइन और कानून की हम बात करते हैं, ये लतीफ़ा नहीं है अपने आप में कि जो बंदा पॉइंट आउट कर रहा है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ नज़र आ रही है, भाई इसको चेक करें, उसको उठा के जेल में डाल दिया। और जो बंदा अपने जिसकी चंद लाख तनख्वाह है उसके इतने अगर अरबों के असासे निकल आए तो उसके ऊपर जो है वो एक मुकम्मल खामोशी है। तो बहरहाल शाहिद असलम साहब उस वाक़े के बाद से मुसलसल ही काफ़ी परेशानियों का शिकार रहे हैं, मुकदमात का भी शिकार रहे हैं। अब उन्होंने फाइनली इन चीज़ों से कुछ बचने के लिए मुल्क फ़िलहाल छोड़ने का इरादा किया और वो बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए। अलबत्ता उन्होंने अपनी ट्वीट में ये वाज़े किया कि वो ज़रूर वापस आएंगे। ज़ाहिर है, चाहे साबिर शाकिर हों, चाहे मुईद पीरज़ादा हों, चाहे बैरिस्टर एहतशाम हो, चाहे आपके ये शाहिद असलम साहब हों, और इवन अरशद शरीफ भी बेचारे इसी वजह से इस मुल्क से कूच कर गए थे। तो बहुत से सहाफ़ी बग़ैर पाकिस्तान को, यानी उनकी ये ख्वाहिश नहीं थी, अपनी ख्वाहिश के बग़ैर वो यहाँ से जाने पे सिर्फ इसलिए मजबूर हुए हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये मुल्क उनके या उनकी फ़ैमिली के लिए अब महफूज नहीं है। और वो अगर एक मौक़िफ़ जो कि उनका मौक़िफ़ है और उनको हक़ हासिल है कि वो अपना मौक़िफ़ रख सकते हैं,
तो वो उस मौक़िफ़ पे अगर खड़े हुए हैं तो उन्हें लगता है कि उसके बाद उनको और उनकी फैमिलीज़ को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तो लिहाजा वो इस मुल्क को छोड़कर कहीं दूसरे मुल्क में जा बसने पर मजबूर हुए हैं। ये हमारे मुल्क का हाल है, जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि लोग बाहर से आके इन्वेस्ट करें। ये हमारे मुल्क का हाल है। तो ऐसे मुल्क में आके कौन इन्वेस्ट करेगा कि जहाँ पर आपके सहाफ़ी महफूज नहीं हैं, जहाँ पर आपके जो इंजीनियर्स आते हैं वो महफूज नहीं हैं, जहाँ पर आपके मुल्क में हर वक्त एक सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है। तो यहाँ पर कैसे कोई शख्स ये कहेगा, यहाँ पर आप अपनी पुलिस को कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहन के बाहर ना जाओ, वो महफूज नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में आप दूसरों को कैसे कन्विंस करेंगे कि यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करो। तो बहरहाल जी, शाहिद असलम साहब को हम कहेंगे ऑल द बेस्ट, और जहाँ पे भी रहें हिफाजत में रहें और अपना ख्याल भी रखें और काम करते रहें। बाकी जस्ट उम्मीद की जा सकती है कि कभी इस मुल्क के हालात सहाफ़ियों के लिए आइडियल हो जाएं। फ़िलहाल तो मज़ीद वर्स होते नज़र आ रहे हैं, और अभी जो इन्होंने रिसेंटली नई अथॉरिटी बनाई उसके तहत तो लग रहा है कि मज़ीद शिकंजा कसा जाएगा। आखिर में जी आपको बता दें कि एक और मजाक भी हुआ है कि नवाज शरीफ साहब ने गंदम स्कैंडल के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को तलब कर लिया और उनसे पूछा है कि जी बताएं ये क्या स्कैंडल है, इस पर क्यों अभी तक पेशरफ्त नहीं हुई, तहकीकात भी सामने लेके आए। वैसे तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी अब गर्दिश कर रहे हैं कि पहले तो ये सारा मलबा निगरान हुकूमत पर डाल रहे थे कि इन्होंने एक्स्ट्रा गंदम जो है वो परचेज़ कर ली थी, लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि इवन शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद भी गंदम को इंपोर्ट किया गया, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले से गोदामों में भी गंदम मौजूद थी, पाकिस्तान की भी क्रॉप उतरने वाली थी, और उससे पहले ही शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने भी इवन मज़ीद गंदम एक्सपोर्ट किया। ये भी कुछ खबरें आ रही हैं। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर अब नवाज शरीफ साहब किस कैपेसिटी में शहबाज शरीफ साहब को तलब कर रहे हैं, मतलब लोगों को इन्होंने बिल्कुल ही पागल बनाया हुआ है। भाई वज़ीर आज़म वो खुद है, चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का कहने को तो वो है, तो वो दूसरों को तलब करेगा कि वो खुद पेशियाँ भुगत रहा होगा, और वो नवाज शरीफ के पास ही पेशी भुगत रहे हैं। और अजीब तमाशा इन्होंने, मतलब मुल्क को सर्कस बनाया हुआ है इन्होंने, इस फैमिली ने ख़ास तौर पर। तो ये अब जी रिपोर्ट क्या पेश करेंगे, इनकी इतनी हैसियत नहीं है, क्योंकि ना तो ये निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब का एहतसाब कर सकते हैं, उनके पीछे भी जिसके कंधे हैं आपको पता है, और दूसरी तरफ ख़ुद अगर इनके अपने लोग ब्यूरोक्रेसी के लोग इसमें शामिल हैं तो उनको भी ये कुछ नहीं कर सकते। मैक्सिमम ही अगर कुछ करेंगे कि 2-4 अफसरों को थोड़ी देर के लिए मुअत्तल कर देंगे, तो ये करके दिखाएंगे कि जी हमने बड़ा कोई कारनामा कर लिया। तो ये सिर्फ आई वॉश होगा, आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ होगा। आखिर में ये बता दूं, मियाँ साहब की तबीयत भी ख़राब हुई है जनाब, रीढ़ की हड्डी में, गर्दन में और कंधों में उनको शदीद दर्द हुआ है, जिसके बाद उनको बैरिया हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पर उनकी जो है वो ज़ाहिर है मेरा ख्याल है कुछ स्कैन वगैरह, सिटी स्कैन या MRI किया गया मेरे ख्याल से, और उनके ज़ाती मुआलिज भी वहाँ पर उनके साथ थे। तो बहरहाल ठीक हो जाएंगे, वो कैसी बात नहीं है, लेकिन आपको पता है अगर उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो वो फिर लंदन ही जाके उन्हें आता है जो आराम आता है। तो लेट्स सी कि वो भी रहते हैं या क्या सूरत हाल होती है, लेकिन उनकी तबीयत बहरहाल ख़राब ज़रूर हुई है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।